डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का समारोपीय भाषण। सभापति महोदय, आज इस विशाल संविधान सभा के समक्ष खड़े होकर मुझे जो संतोष और गौरव का अनुभव हो रहा है उसे शब्दों में पूर्णता व्यक्त कर पाना कठिन है। हम सभी ने मिलकर 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिनों की अविरत मेहनत के बाद इस महान कार्य को पूरा किया है। आज भारत के इतिहास का वह क्षण है जब सदियों की गुलामी, अन्याय, विषमता और सामाजिक अव्यवस्था से गुजरकर एक नया स्वतंत्र, आधुनिक, प्रगतिशील राष्ट्र अपनी आधारशिला स्थापित कर रहा है। यह केवल संविधान का अंगीकार नहीं है, यह भारत की आत्मा के पुनर्जन्म का क्षण है। मैं जब इस पूरी यात्रा पर दृष्टि डालता हूँ तो ऐसा लगता है मानो यह केवल विधायी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक महान सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी। हमने इस संविधान के रूप में केवल कानूनों का संकलन नहीं किया है, बल्कि हमने उस भारत की नींव रखी है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों पर चलेगा। ऐसा भारत जहाँ सभी नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के साथ गर्व से खड़े हो सकेंगे, बिना किसी जाति, धर्म, पंथ, भाषा या लिंग के भेदभाव के। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रही थी कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक धर्म, अनेक जातियाँ, अनेक भाषाएं, अनेक रीति रिवाज, एक ऐसा समाज जिसकी जटिलता विश्व में कहीं और नहीं मिलती। ऐसे समाज के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना जो सबको स्वीकार्य हो, यह साधारण कार्य नहीं था, परंतु हमने यह सुनिश्चित किया है कि यह संविधान हर भारतीय के अधिकारों की रक्षा करेगा और लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी एक वास्तविक और जीवंत शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। मुझे यह कहते हुए हर्ष होता है कि इस संविधान में हमने आधुनिक राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। लोकतांत्रिक संरचना, मौलिक अधिकार, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रताएं, संघीय ढांचा, ये सब बातें हमने दुनिया की श्रेष्ठ संविधानों से सीखी है, लेकिन इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला है। यह संविधान भारतीय भूमि पर ही सांस लेता है, भारतीय संस्कृति से ही प्रेरणा लेता है और भारतीय समाज की वास्तविकताओं से निर्मित हुआ है। आज हम केवल विधिया ढांचा नहीं बना रहे, बल्कि हम उस राष्ट्र के भविष्य की दिशा भी तय कर रहे हैं। भारत अब ऐसी व्यवस्था में प्रवेश कर रहा है जहाँ शक्ति जनता के हाथ में होगी और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। यह परिवर्तन केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह मानसिकता का परिवर्तन है। सदियों से भारत में सत्ता ऊपर से नीचे आती रही है, अब हम वह युग ला रहे हैं जिसमें सत्ता नीचे से ऊपर जाएगी, जनता से सरकार तक, गांव से राजधानी तक। इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों के प्रति, विशेषतः प्रारूप समिति के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हम सब ने अनेक मतभेदों, विचार विमर्शों, बहसों और चर्चाओं के द्वारा इस दस्तावेज को रूप दिया है। कभी कभी मतभेद तीखे भी रहे, परंतु उद्देश्य हमेशा एक ही था, भारत के भविष्य को सर्वोत्तम प्रारूप देना। मुझे विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करना है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो सिद्धांत अपनाए गए हैं वे आधुनिक लोकतंत्र की ही देन नहीं है, बल्कि बौद्ध परंपरा के मूल मूल्य भी है। सत्य और अहिंसा की परंपरा से प्रेरित समाज तभी टिक सकता है जब वह इन तीनों सिद्धांतों को आत्मसात करे। किसी भी राष्ट्र का निर्माण केवल कानूनों से नहीं होता, उसके नागरिकों की चरित्र, उनकी नैतिकता और उनके आचरण से होता है। इसलिए हमारा संविधान केवल शासन व्यवस्था का ढांचा नहीं, बल्कि नागरिक जीवन की एक नैतिक दिशा रेखा भी प्रस्तुत करता है। अब मैं इस अवसर पर कुछ गंभीर चेतावनियों का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि संविधान जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसका क्रियान्वयन। किसी भी संविधान की सफलता इस पर नहीं निर्भर करती कि वह कितना उत्तम लिखा गया है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि उस पर अमल करने वाले लोग कितने ईमानदार, प्रतिबद्ध और नैतिक है। सर्वोत्तम संविधान की बुरे लोगों के हाथ में बुरा सिद्ध हो सकता है और साधारण संविधान भी अच्छे लोगों के हाथ में उत्कृष्ट परिणाम दे सकता है। इसलिए हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा केवल कानूनों से नहीं, बल्कि नैतिक गुणों से भी करनी होगी। हमारा देश वर्षों की गुलामी से निकला है। लंबे समय तक हमने विदेशी शासन, असमानता, जातिगत अन्याय, आर्थिक शोषण और सामाजिक विघटन का सामना किया है। इस सब के बावजूद भारत ने अपनी आत्मा को जीवित रखा है। परंतु अब जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम लोकतंत्र को केवल राजनीतिक स्वातंत्र्य तक सीमित न रखें। जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित नहीं होती, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। मेरे विचार में यह भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। केवल मताधिकार देना पर्याप्त नहीं,
बल्कि हर नागरिक को अवसर भी समानता, सम्मान की समानता और जीवन जीने की गरिमा देना अनिवार्य है। हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी जाति प्रथा की रही है। यह प्रथा केवल सामाजिक अन्याय ही नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता के लिए खतरा भी है। जब तक हम इस प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम एक सशक्त और समतामूलक राष्ट्र नहीं बना सकते। मैं संविधान में समानता और भेदभाव निषेध के जो प्रावधान है उन्हें केवल कानूनी सुरक्षा के रूप में नहीं देखता। ये उस सामाजिक क्रांति की शुरुआत है जिसकी भारत को सदियों से आवश्यकता थी। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपने स्वतंत्र भारत में 3 खतरों से सावधान रहना चाहिए। पहला खतरा, लोकतंत्र को मात्र राजनीतिक अनुष्ठान समझने का। यदि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित रह गया तो यह खोखला हो जाएगा। लोकतंत्र को हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी उतरना होगा। दूसरा खतरा, हीरो पूजा या व्यक्ति पूजा का। भारत में व्यक्तियों को देवता बनाने की परंपरा रही है, परंतु लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अतिशक्ति देना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। संस्था व्यक्तियों से बड़ी होती है, कानून व्यक्ति से बड़ा होता है, संविधान सबसे बड़ा होता है। तीसरा खतरा, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का बढ़ना। यदि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र नहीं आया तो हमारी स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। विशाल आर्थिक विषमता सामाजिक असंतोष को जन्म देगी और यह असंतोष लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। आज संविधान स्वीकारते हुए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति भी उतना ही सहज रहना होगा जितना अपने अधिकारों के प्रति। केवल अधिकारों की मांग करना सरल है, परंतु राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए कर्तव्य निभाना अनिवार्य है। नागरिक केवल सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहकर राष्ट्र नहीं बना सकते। हर नागरिक को न्याय, समानता और बंधुता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना होगा। मुझे यह भी संतोष है कि इस संविधान में अपने अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों को विशेष संरक्षण दिया है। यह संरक्षण केवल दया का संकेत नहीं है, यह न्याय का सिद्धांत है। सदियों से वंचित रहे लोगों को अवसर मिले बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें अधिकार देना केवल राज्य का कर्तव्य नहीं बल्कि मानवता का भी कर्तव्य है। अब जबकि संविधान तैयार हो गया है, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। संविधान केवल दस्तावेज है, इसे जीवन देने का कार्य जनता और उसके प्रतिनिधियों का होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। इसे लागू करते समय यदि हम पक्षपात, भ्रष्टाचार, जातीयता, संकीर्णता या निजी स्वार्थ को स्थान देंगे तो हमारा लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। आज मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि इस संविधान में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। कोई भी संविधान पूर्ण नहीं होता और समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती रहती है, परंतु सुधार का मार्ग हमेशा संवैधानिक होना चाहिए। हिंसा, आक्रोश या अव्यवस्था के माध्यम से सुधार नहीं किए जा सकते। लोकतंत्र का मार्ग संवाद का, सहमति का और तर्क का मार्ग है। भारत अब एक नई यात्रा पर निकल रहा है। यह यात्रा कठिन भी होगी और चुनौतीपूर्ण भी, परंतु मुझे विश्वास है कि यह महान देश अपने धैर्य, साहस और प्रतिभा के बल पर इन सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेगा। हमारा संविधान हमें एक दिशा देगा, एक शक्ति देगा, एक व्यवस्था देगा। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस दिशा का पालन करें या नहीं। इस महान अवसर पर मैं सभी भारतीय नागरिकों से यही कहना चाहता हूँ कि वे इस संविधान को केवल कानूनी दस्तावेज की तरह न देखें। इससे वे अपनी स्वतंत्रता की गारंटी, अपने सम्मान की रक्षा और अपने भविष्य की सुरक्षा के रूप में देखें। यह संविधान केवल आज के भारत के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया गया है। इसलिए इसे आदर, निष्ठा और ईमानदारी के साथ लागू करना हमारा कर्तव्य है। अंत में मैं आशा करता हूँ कि यह संविधान भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाएगा जो शांति, समता, न्याय और प्रगति का प्रतीक बने। एक ऐसा राष्ट्र जहाँ हर व्यक्ति को सम्मान मिले, जहाँ कोई शोषित न हो, कोई भेदभाव का शिकार न हो और हर नागरिक अपने प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ सके। यदि हम इस आदर्श को प्राप्त कर पाए तो यह संविधान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस संविधान को, इस सभा को समर्पित करता हूँ और भारत की जनता को सौंपता हूँ। जय हिंद।